वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का री एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चंस में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं इनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपी जीके हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जैसे कि टॉपिक वाइज है वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप 31st क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार, क्योंकि इसमें कुछ करेक्शन है। ये जो क्वेश्चन था वेस्ट बैंक को लेकर के कि ये एक लैंडलॉक्ड रीजन है और वेस्ट बैंक की सीमा पश्चिम में पश्चिम और उत्तर में इजराइल से लगती है, पूर्व में इजराइल से लगती है और दक्षिण पश्चिम में मृत सागर से एक छोटी सीमा साझा करता है। तो देखिए इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा और चौथा इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जरा मैप देख लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा। तो ये वेस्ट बैंक का मैप है जिसमें आप देखेंगे इजराइल से उत्तर में, नॉर्थ में भी सीमा साझा करता है। तो नॉर्थ में हो गया, साउथ में देखिए ये हो गया ईस्ट और ये वेस्ट। तो ईस्ट में जॉर्डन है। ठीक है, अब पूछा गया था जो डेड सी से बॉर्डर शेयर करता है दक्षिण पश्चिम में, अर्थात इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, तो साउथ वेस्ट में नहीं बॉर्डर शेयर करेगा, साउथ ईस्ट में। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व में। ठीक है, ये डेड सी हो गया, इसलिए इसको कंफ्यूजन था और ये मैंने स्टेटमेंट शायद गलत बोल दिया था, तो इसको एक बार आप लोग करेक्ट कर लेंगे। 46 क्वेश्चन देखिए। पहला स्टेटमेंट है भारत का जो संविधान में पार्ट 1 है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है, पार्ट 2 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, पार्ट 4 में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो देखिए पार्ट 1 में दिया गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, करेक्ट है। पार्ट 2 में नागरिकता दिया गया, सिटीजनशिप, ना कि मौलिक अधिकार, गलत हो जाएगा। पार्ट 3 में मौलिक अधिकार है, ना कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो पार्ट 4 में है। फंडामेंटल राइट्स किस में हो जाएंगे, पार्ट 3 में हो जाएंगे। जो मौलिक कर्तव्य हैं फंडामेंटल ड्यूटीज वो पार्ट 4A में है। ये सारे इनकरेक्ट है, केवल ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
47 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। अब शेड्यूल्स दी गई हैं। जो 9th शेड्यूल है इसमें 1951 का पहला संशोधन अधिनियम आया। 10वीं अनुसूची में 1985 का 52वां है। 11वीं अनुसूची में 1991 का 73वां और 12वीं अनुसूची में 1992 का 74वां संशोधन। बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, इसमें 9वीं अनुसूची 1951 का अमेंडमेंट हुआ था, पहला अमेंडमेंट था जिससे कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है 1985 में। 11वीं अनुसूची ये देखिए कब जोड़ी गई, ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो था लेकिन 1991 में नहीं हुआ, ये 1992 में हुआ था, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और जो 12th शेड्यूल है जिसमें कि नगर पालिका दिया हुआ है वो 1992 का ही था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्कुल सही है। 1, 2, 4 करेक्ट आंसर है और ये ऑप्शन सी में दिया गया है। 48 क्वेश्चन है, उन लोगों के संबंध में सही विकल्प चुने जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। पहला है संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। सेकंड है राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। थर्ड है राज्य विधान परिषदों के मनोनीत सदस्य। और फोर्थ है दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। पूछा गया कौन भाग नहीं लेते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, संसद के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। मतलब मनोनीत सदस्य संसद के किसी भी सदन के होंगे वो भाग नहीं लेंगे, विधानसभा के भी जो मनोनीत सदस्य होंगे वो भी भाग नहीं लेंगे, ठीक है। राज्य विधान परिषद के कोई भी सदस्य मनोनीत हों या निर्वाचित हों वो भी भाग नहीं लेते। दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। यहाँ पर 1, 2, 3 जिसमें भी दिया गया ऑप्शन सी करेक्ट है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें विधान परिषद भाग नहीं लेता है, इसके अलावा जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग नहीं लेते हैं। 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय प्रतीक जो वाराणसी जिले के सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है, इसको 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसके जरिए से फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में जोड़े गए जो मूल संविधान का भाग नहीं थे, ठीक है। तो ये भी करेक्ट दिया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं स्टेटमेंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो क्या ऐसा सही है? जी नहीं, बिल्कुल इनकरेक्ट है ये। पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि ये दिया गया आर्टिकल 53 में और हम लोग आर्टिकल 58 में देख रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा के संविधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। सेकेंड है, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। थर्ड है, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्यनियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो ऑडिट रिपोर्ट है और अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 51st क्वेश्चन देखते हैं, सारे स्टेटमेंट पहले देखिए फिर इसमें से सही स्टेटमेंट बताना है। पहला है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में की गई, बिल्कुल सही है। नीति आयोग एक वैधानिक निकाय है, क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो याद रखिए, नीति आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और उनका पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, ये भी सही दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। देखिए, पहले आप जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देखा कीजिए, अपना ऑप्शन चूज किया करिए और फिर आप सुना कीजिए कि मैं कौन सा आंसर बता रही हूँ करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं, आपका क्या स्कोर बन रहा है। वरना इस तरीके से आप सॉल्व करते रहेंगे, आपको अपनी कमियां ही नहीं पता चलेंगी और आप बस पढ़ते चले जाएंगे। रीड नहीं करना है, आपको मॉक टेस्ट की तरह इसको सॉल्व भी करना है। 52nd क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में सही विकल्प चयन करें। पहले सारे स्टेटमेंट देख लेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है।
सेकंड है वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति की जाती राज्यपाल के द्वारा। इनका जो कार्यकाल है वो 62 वर्ष या 5 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए ऑप्शन करेक्ट है सी, पहला, दूसरा और तीसरा सही दिया गया है। ठीक है, महाधिवक्ता का जो कार्यकाल है ना वो निश्चित नहीं है, वो संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है और ना ही इनके वेतन और भत्ते को निर्धारित किया गया है संविधान में। तो तय कौन करता है? तो राज्य महाधिवक्ता का वेतन और भत्ते राज्यपाल द्वारा तय किए जाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। 53rd क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। पहला स्टेटमेंट है लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। सेकंड है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। थर्ड है वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना गया है। इजी सा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको आना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। 54th क्वेश्चन में अब बताना है कौन सा विकल्प गलत है। ये जरूर देख लिया कीजिए क्या पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है भारतीय संविधान के पार्ट 5 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में जो आर्टिकल दिया गया वो 148 टू 151 तक प्रावधान किया गया है। सेकंड है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, कैग जिसे बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेंगे। थर्ड है भारत का जो कैग है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, वो एक गैर संवैधानिक संस्था है। और डी है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है। तो आपको पता मैंने संवैधानिक और गैर संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं कंप्लीट करा दी हैं। जिन्होंने भी दोपहर की 1 बजे वाली क्लास नहीं देखी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट मिल गया ना, ऐसे ही प्रश्न वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। तब आप क्या करेंगे? अगर आप टॉपिक ही दोपहर वाले नहीं क्लियर करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, थ्योरी भी कंप्लीट करनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप खुद ही देख रहे हैं पहले स्टेटमेंट में पार्ट 5 में दिया गया आर्टिकल 148 से 151 तक हमारे संविधान में जब इसका प्रावधान किया गया है तो एक तरह की कैसी संवैधानिक संस्था, स्वायत्त संस्था है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर इनकरेक्ट है। 55th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 3 के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। एनजीटी की बात हो रही, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। सेकंड है ये जो एनजीटी है एक न्यायिक और सांविधिक संस्था है। थर्ड है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं इसके, जो कि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। 56 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। पहला है राज्य सूचना आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। सेकंड है राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 9 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर दिया गया है थर्ड स्टेटमेंट है राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सभी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, लेकिन इनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 9 दे दिया गया था, इसलिए ये गलत है। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति होती है जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। इनके अलावा मुख्य रूप से विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित कोई एक कैबिनेट मंत्री होता है जिनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, 57 क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है वर्ष 2018 में पारित जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके जरिए से एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 38B, जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है सबसे पहले 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। थर्ड है संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संबंधित राज्यों के अनुरोध पर राष्ट्रपति द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए किया जा सकता है। इसमें से क्या करेक्ट आंसर है? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है इसका गठन संबंधित राज्यों के अनुरोध पर संसद द्वारा, न कि राष्ट्रपति द्वारा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, और बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन ए राइट होगा। 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, वर्ष 1978 में केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। सेकंड है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग एक वैधानिक बहुसदस्यीय निकाय है।
थर्ड है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 द्वारा विभाजित किया गया था। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ये गैर वैधानिक बहुसदस्यीय निकाय है, ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। सेकंड देखते हैं, अब 1987 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का नाम बदला गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग कर दिया गया था, और इसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ था 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में, जिसके द्वारा इन दोनों विभागों को अलग कर दिया गया था, दोनों आयोग अलग हो गए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। 59वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य हैं? प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और नीति आयोग के सदस्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे के सारे मेंबर्स होते हैं इसमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में, एनडीसी में। तो इसमें प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और मुख्यमंत्री और नीति आयोग जो कि योजना आयोग की जगह पे है, इसके सदस्य भी शामिल होते हैं। अभी जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका गठन कब हुआ? तो 6 अगस्त 1952 में केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश के द्वारा किया गया था। अब ये ना तो संवैधानिक और ना ही सांविधिक परिषद है, मतलब ये एक संविधानेतर परिषद है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या है? एक संविधानेतर परिषद है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। 60वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना 1968 में थी। पहले वीडियो पॉज कीजिए, अपना आंसर चूज कीजिए, मैं आंसर बताती हूँ। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेखा परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अब ये आपको नहीं पता होगा, क्योंकि हर जगह प्रेसिडेंट या संसद ऐसा आपने देखा होगा या राज्यपाल देखा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति की जाती है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा, कैग के द्वारा। लेखा परीक्षा बोर्ड में एक अध्यक्ष समेत 3 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। और लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर की गई थी, बिल्कुल सही है। 1, 3, 4 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। जैसे कि आप लोग कमेंट करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है, मैं कोशिश करती हूँ फिर से उसको एक्सप्लेन करूँ, और कभी कभी होता है क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बोला कीजिए। मैं अगली क्लास में, जैसे आज 31 वाला क्वेश्चन था, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसके साथ में शॉर्ट्स भी फॉलो करते रहिए, उसमें मैं डेली कोई ना कोई क्वेश्चन, आपको 2-3 शॉर्ट्स आते हैं डेली, उनको ज़रूर देखिए। वहाँ से भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। दोपहर 1 बजे वाली क्लास भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो करते चलते हैं तो जितने भी क्वेश्चन हैं आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। और पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही क्लास के साथ मैं आती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।